Hello student, this is your second lecture of electrical machine वन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक देखा था सब्जेक्ट के बारे में एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज हमें उससे आगे जाना है, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट, ठीक है। और वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। और अगर लेंस का लो अगर वहाँ पे अप्लाई करें, लेंस का लो क्या होता है कि वहाँ पे जो कॉज होता है, जो उसका रीज़न होता है, वही उसका अपोज करता है। तो उसके कारण उसके यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? एन इंड्यूस ईएमएफ विच इज़ ड्यू टू द फिजिकल movement of magnet or a coil is called the dynamic induced EMF। तो डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब आपका मोमेंट मैग्नेट में या फिर कॉइल में है तब, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? If the plane of motion of the conductor is parallel to the plane of magnetic field, then there is a no cutting of flux lines and there cannot be any induced EMF in the conductor, ठीक है। When a plane of flux is parallel to the plane of motion of conductor, then there is no cutting of flux, hence no induced EMF. Motion of conductor is a perpendicular the flux, hence the wall length of conductor is cutting the flux lines and hence there is a maximum possible induced EMF in the conductor, ठीक है। तो किस केस में यहाँ पे induced EMF नहीं होगा? तो जब भी वो कंडक्टर अगर पैरेलल होगा फ्लक्स के, तो वहाँ पे कोई induced EMF नहीं होगा। या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर इज अ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर उसके ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, अगर उसके पैरेलल है तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, पर अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तभी वहाँ पे कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा, और वो क्या होगा? स्टैटिकली सॉरी डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। सच कंडीशन प्लेन ऑफ फ्लक्स एंड प्लेन ऑफ मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा। कंसिडर द कंडक्टर मूविंग विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड such that its plane of motion or a direction of velocity is a perpendicular to the direction of flux lines। तो यहाँ पे b क्या है? फ्लक्स की डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में, l आपके कंडक्टर की लेंथ है, v वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो आपका जो ईएमएफ जो इंड्यूस होने वाला है, तो फ्लक्स कितना पहले तो कट होगा, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू बी फ्लक्स की डेंसिटी इंटू एरिया स्वेप्ट। तो एरिया कितना स्वेप्ट हो रहा है? आई इंटू डी एक्स, डी एक्स जितना एरिया वहाँ पे स्वेप्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो डी एफ निकलेगा वो वेबर के अंदर होगा। अब हमने देखा है कि इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है? फ्लक्स कट डिवाइड बाई टाइम, तो डी फाई बाई डी टी होगा। तो ये जो डी फाई आपको मिला है उसको डिवाइड बाई डी टी करो, तो बी आई इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वी वहाँ पे रखेंगे हम। तो आपका जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? बी एल वी, जहाँ पे एल क्या है? लेंथ है, बी क्या है? डेंसिटी, और वी क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। अगर पूरा इक्वेशन लिखना चाहो तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? बी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स। तो ये क्या है? आपका डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? द चेंज इन फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू कॉइल कैन बी अचीव्ड विदाउट फिजिकली मूविंग द कॉइल और मैग्नेट इज कॉल्ड द स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो फ्लक्स की लाइन में कोई चेंज करो, चेंज इन अ फ्लक्स लाइंस विद रिस्पेक्ट टू कॉइल कैन बी अचीव विदाउट फिजिकल मूविंग ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक और मैग्नेट इज कॉल्ड द स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट फिजिकली क्रिएट नहीं करनी है आपको, एंड इंड्यूस ईएमएफ देयर मस्ट बी अ चेंज, तो चेंज तो होना चाहिए तभी, सॉरी, अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे नहीं होगा। पर हम चेंज कैसे लाएंगे? तो द चेंज इन फ्लक्स कैन बी अचीव्ड विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले? कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं क्रिएट कर रहे फ्लक्स को चेंज करने के लिए, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो करंट फ्लक्स जनरेट कर रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? हमारा फ्लक्स वेरिएबल बन रहा है।
An electromagnet which producing the necessary flux for producing EMF, the current flow through the coil of an alternating one. मतलब अगर आपका करंट अल्टरनेटिंग है, कांस्टेंट डीसी नहीं है पर अल्टरनेटिंग एसी करंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स आएंगी और वो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स के अंदर क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर नेगेटिव साइड में जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका वेराइंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल फ्लक्स फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर के कारण, वो क्या कहलाएगा, स्टेटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं हुई है मैग्नेट और कंडक्टर की, पर यहाँ पे अल्टरनेटिंग सप्लाई के कारण आपका जो ईएमएफ है वो वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ दो टाइप के होते हैं स्टेटिकली, एक तो होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, कंसाइडर अ कॉइल हैविंग अ एंड टर्न एंड कैरिंग करंट आई, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी वेराइड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमको वेरी करना है क्योंकि करंट, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द कॉइल लिंक्स विद द कॉइल इटसेल्फ। जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉइल के साथ भी तो लिंक होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, द करंट इज चेंज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम करंट को चेंज कर रहे हैं। द फ्लक्स प्रोड्यूस विल ऑल्सो चेंज, तो फ्लक्स भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो देर इज नो फिजिकल मूविंग फ्लक्स is induced EMF in the coil itself. This EMF is called self induced EMF. तो जो ये कॉइल के अंदर खुद के कारण ही खुद में जो इंड्यूस EMF हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस EMF। तो स्टेटिकली यहाँ पे इंड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई मूविंग नेचर का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंड्यूस EMF हो रहा है तो उसके खुद की कॉइल में भी वहाँ पे इंड्यूस EMF होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ इंड्यूस EMF। अब सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का इंडक्टेंस कितना निकलता है, तो दो इंडक्टेंस निकलेंगे, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या करने वाला है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी अपोज द कोज प्रोड्यूसिंग इट। ये लेंस के नियम के प्रमाण आधारित है कि जो भी डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की वो अपना कोज को अपोज करेगा, मतलब जिसने प्रोड्यूस किया है उसका अपोज करेगा। व्हेन द करंट इज इंक्रीज, सेल्फ induced EMF reduces the current, tries to keep it ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को वो लाना चाहेगा। ठीक है, तो ये सेल्फ इंड्यूस EMF वहाँ पे क्या करेगा, उसका अपोज करने वाला है। ठीक है, अब डिराइव करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। Let n is equal to number of turns, I is equal to current flowing in the coil, phi is equal to flux produced by coil है। ठीक है, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। फाई इज इक्वल टू फाई बाई आई, कंसाइडर द फ्लक्स। ठीक है, तो अगर डी फाई का इक्वेशन हम लाना चाहे तो कैसे ला सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, आई को डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमको डी आई बाई डी टी वाला टर्म चाहिए इसलिए। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव बाई आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, अगर ये इक्वेशन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम मेन इक्वेशन में पुट करें तो कुछ ऐसा इक्वेशन निकलेगा, ई इज इक्वल टू माइनस एन फाइव बाई आई इंटू डी आई बाई डी टी। अब अगर एन फाई जो कांस्टेंट चीज़ है वो एक साथ ले ले तो एन फाई अपॉन आई होगा और डी आई बाई डी टी होगा, और इसको अगर एन फाई बाई आई को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो एल सेल्फ इंडक्टेंस एल का इक्वेशन क्या निकल के आता है, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, एंड यहाँ पे आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब दूसरे टाइप का जो इंडक्टेंस है वो क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल इज गेटिंग लिंक्ड विद द अदर कॉइल
and due to the change in flux produced by first coil there is a induced EMF I in the second coil, then such EMF is called a म्यूचुअल इंड्यूस EMF। तो यहाँ पे दो कॉइल नियर बाई रखी हुई है, एक में अगर आप कोई भी करंट फ्लो करवाते हो तो उसके कारण जो उसका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी, वो क्या होगा, दूसरे के साथ लिंक होगा। अगर लिंक हुआ तो अगेन फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग उस कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो अब जो ये इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। और म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ के कारण फिर अगेन एक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, करंट I1 प्रोड्यूस 511, मतलब यहाँ पे दो फ्लक्स है इसलिए हमने 5 1 को 511 नाम दिया है। तो I1 के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, 511 इन कॉइल 1। फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 लिंक्स विद द कॉइल 1, द रिजल्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस इज L1। तो 511 अपनी कॉइल के साथ अगर लिंक होगा तो एक L1 सेल्फ इंडक्टेंस तो प्रोड्यूस करेगा ही वहाँ पे। और साथ ही साथ अगर दूसरे जो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है तो उसके कारण वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है phi2, तो उसके कारण अपना जो ईएमएफ निकलेगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू -N2 डी फाई टू बाई डी टी। तो ये वही इक्वेशन है, एन डी फाई बाई डी टी, बस हमने कॉइल 2 के लिए लिखा है, ठीक है। कंसाइडर द फ्लक्स फाई, तो जैसे हमने वहाँ पे डिराइव करने के लिए डाला था वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट कहाँ पे है, कॉइल 1 में है, कॉइल 2 में कोई करंट नहीं है अभी तक, वहाँ पे सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ है अभी, ठीक है। तो φ2 इज इक्वल टू φ2 अपन I1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर डी फाई टू बनाते तो φ2 अपन I1 डी बाई डी टी, डी I1 बाई डी टी बनेगा। ये इक्वेशन को पहले इक्वेशन में पुट करो तो कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल रहा है, जहाँ पे वहाँ पे क्या था, म्यूचुअल सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या निकल रहा है, N2 φ2 अपॉन I1, और वहाँ पे क्या निकल रहा था, N फाई I, क्योंकि वहाँ पे 2 या 1 ऐसा कुछ नहीं था, उसके अंदर एक ही कॉइल थी, एक ही कॉइल का करंट था, एक ही कॉइल का फ्लक्स था, ठीक है। तो ये बनता है म्यूचुअल फ्लक्स का, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन, M इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। अब नीचे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन अ डिटेल अबाउट मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट कैसी होती है, देखो इस तरह से मैग्नेटिक सर्किट, ये बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाई गई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे पास होता है इसके अंदर से। तो जब कॉइल 1 को आप यहाँ से सप्लाई दोगे तो क्या होगा, एक फ्लक्स क्रिएट होगा। अब ये फ्लक्स क्या होगा, कोर के थ्रू ट्रैवल होके सेकंड कॉइल तक जाएगा। तो ये जो फ्लक्स है वो कहाँ कहाँ पे लिंक होगा, एक तो अपनी कॉइल के साथ लिंक होगा और दूसरी E2 कॉइल के साथ लिंक होगा, ठीक है। सेकंड नंबर की कॉइल के साथ अगर लिंक हुआ तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E2 प्रोड्यूस होगा और वो E2 के कारण टर्मिनल वोल्टेज V2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ से वही सब लिखा हुआ है कि कैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और सेकंड कॉइल पे वहाँ पे लिंक होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बी एच कर्व का रिलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे बी एच कर्व पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि बी एच कर्व क्या है और उसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उसका बी एच कर्व होगा। बी एच कर्व के अंदर जो एक्स एक्सिस में क्या होता है, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, और बी कर्व, बी जो वाई पोर्शन के ऊपर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डेंसिटी होती है, ठीक है। तो नीचे की साइड से नॉन लीनियर ग्राफ होता है, बीच में थोड़ा लीनियर होता है और बाद में जाके वो सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस ऑन अ लिनियरिटी इज डबल वैल्यू ऑफ बी एच रिलेशनशिप। तो कोई भी एक बी एच कर्व होगा वो इस तरह से बी एच कर्व होगा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। देखो आगे हमने एक देखा था कि फ्रिंगिंग फ्लक्स क्या होता है। देखो ऐसे होता है फ्रिंगिंग फ्लक्स, द फ्लक्स स्प्रेड आउट
द एजिस ऑफ एयर गैप इज कॉल्ड द फ्रिंगिंग फ्लक्स. द इफेक्ट ऑफ फ्रिंगिंग फ्लक्स इंक्रीजेज विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एयर गैप. तो जितनी जितनी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा एयर गैप का, तो वैसे ही आपका जो फ्रिंगिंग फ्लक्स है उसका एरिया, इफेक्ट ऑफ फ्रिंगिंग फ्लक्स विल इंक्रीज. ठीक है. लीकेज फ्लक्स आगे भी हमने देखा था कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज ऑलवेज लीक्स through the surrounding air. This stary flux is called the leakage flux. Leakage must be made for a AC machine and transformer since there are performance is affected. तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स वहाँ पे ध्यान में रखना है एसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर के अंदर. स्टैकिंग फैक्टर भी हमने आगे पढ़ लिया था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमको करना है. ये नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक्सप्लेन द एसी ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एंड डिराइव द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.